तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या है, विकास की परिभाषा क्या है? इंडिया में हर एक फार्मर का जितना आउटपुट होता है, यूएस में वही एक फार्मर का 50 गुना ज़्यादा आउटपुट होता है, 50 गुना। कि हमारी गवर्नेंस सिस्टम में कमजोरियां जो है, इसलिए जो हम बजट खर्च करते हैं उस बजट का आउटकम उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, और उसके लिए हमें गवर्नेंस में सुधार ले आना पड़ेगा। और अगर हम ये करेंगे तो हम डेवलपमेंट के सारे विषयों पर वी विल बी एबल टू डू मच बेटर। आपने किताब लिखी है पॉलिसी पर और आपने कुछ अपने सजेशंस दिए हैं जो पॉलिसी में चेंजेस होने चाहिए। इन दोनों मुख्यमंत्रियों से जो समय मिला उसमें आपने कौन से एक या दो रिफॉर्म को पुश किया? कि हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था भी ऐसे वो 1950s एम्बेसडर जैसी है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए कार्तिक मुरलीधरन जी के पास क्या सुधार है जो देश के नीति निर्माताओं को, नीति नेताओं को सुनने और समझने चाहिए? इसमें एक इंडिपेंडेंट आउटकम मॉनिटरिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी तौर पे क्या होता है, हम ज़्यादातर स्कीम्स पे फोकस करते हैं, हम आउटकम्स पे फोकस नहीं करते। चीज़ है कास्ट सेंसस। इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप इसको, पॉलिटिक्स को किनारे करिए, कि इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि करना चाहिए, मैं सिर्फ कहूँगा कि ग्राउंड पर जाएंगे आपको सुनने मिलेगा कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत है साहब, हमारे बच्चे क्या काम करें, कैसे इस समस्या से कैसे डील किया जाए? क्योंकि सरकारी नौकरी अगर क्रॉस कंट्री तौर से हम देखें तो गवर्नमेंट सैलरी सबसे ऊंचे इंडिया में है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के, अफसरों की तनख्वाहें कम होनी चाहिए? तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ। जमीन के झगड़ों को सुलझाने का रामबाण इलाज क्या है? कचहरी से लेकर कारखानों तक और सुसज्जित ड्राइंग रूम से लेकर चाय के चौपालों तक, जब भी कोई संवाद होता है एक लाइन आती है, हमारे इंडिया में। इसके बाद इस संवाद के कई सारे अनुक्रम हैं, मसलन हमारे इंडिया में क्लिनिक में डॉक्टर नहीं हैं, हमारे इंडिया में टीचर में मास्टर या मास्टरनी नहीं है, या हमारे इंडिया में सड़कें अच्छी नहीं हैं, हमारे इंडिया में जुडिशरी की हालत इतनी खस्ता है कि कोर्ट केसेस कई सालों तक पड़े रहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो कुछ है ये हमें और आपको मिलकर ही तो ठीक करना है ना। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम किताब वाला, जिसमें आज हम इस ठीक करने पर थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही बल्कि सी किताब है जिसका नाम है एक्सेलरेटिंग इंडियाज़ डेवलपमेंट, अ स्टेट लेड रोड मैप फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। कार्तिक मुरलीधरन साहब ने इसको लिखा है। वो हार्वर्ड से PhD कर चुके हैं, कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, 15 बरस का उनका अनुभव है अलग अलग पब्लिक सेक्टर में काम करने पर। तो उन्होंने इस किताब में 16 अध्यायों के माध्यम से हर राज्य अपने स्तर पर क्या क्या सुधार कर सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, बेरोजगारी के लिए क्या कर सकता है, या बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कर सकता है, इस तरह से उन्होंने कई सारे रोड मैप दिए हैं, कई सारे समस्याएं बताई हैं। सिर्फ दुख का रुदन नहीं है, उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस भी हैं। अब अकेले हमसे इतनी भारी किताब निपट नहीं रही थी, तो हमने कुलदीप जी से उनको रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हो। आप कुलदीप जी को ललन टॉप शो पर लगातार रोज़ मिलते ही रहते हैं, तो इस बातचीत को 2 लोगों ने मिलकर पढ़ा है इस किताब को, और उसके बाद हमने इस पर सवाल जवाब करने की कोशिश की है। कुछ एक जेनरिक सवाल हम लोगों के हैं और कुछ एक आपके स्तर पर जो हमें लगा कि इतना तो कनेक्शन आप लोगों से बन ही गया है, जो हमें लगा कि आपको भी मुफीद रहेंगे। हमारे साथ हैं कुलदीप जी, कार्तिक जी, आप दोनों का बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आप इस बातचीत में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को शो में इनवाइट करने के लिए। ऑल आवर प्लेजर। एक बुनियादी सवाल से शुरू कर लेते हैं। बार बार ये बहस चलती है कि साहब डेवलपमेंट क्या है। पहले बोला गया कि, जैसे मैं भरतपुर से आता हूँ, तो हमारे यहाँ बोला गया कि अगर सड़कें आपके स्कूल तक जाने के लिए हैं, पिताजी वाले दौर में नहीं है, तो वो विकास है। फिर आया कि नहीं साहब सड़कें नहीं, शीशम तिराहा से जो ये आपने वृक्ष काटे हैं, इसके बदले में बगल में फुलवारी भी बनाई जाए। फिर आया कि नहीं सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं है, आप साइड रोड को जो है उसको डबल साइड करिए ताकि जो पेमेंट्स पर अलग अलग लोग उसमें साइकिल का ट्रैक भी बन सके। तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या है, विकास की परिभाषा क्या है? कहीं एक जगह तो फाइनल जाके एंड होती होगी। बहुत अहम सवाल पूछा आपने। तो डेवलपमेंट की जो विषय है इसका कई परिभाषाएं हैं। तो एक तौर से हम इकोनॉमिस्ट लोग डेवलपमेंट को जीडीपी पर कैपिटा के माध्यम से इसको मेजर करते हैं, क्योंकि जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हमारी टोटल उत्पादकता क्या है हर व्यक्ति पर कैपिटा का, पर हर व्यक्ति का टोटल आउटपुट या उत्पादकता कितनी है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम अमीर देशों और हमारे
और लो मिडिल इनकम कंट्री के कंपैरिजन देखें तो वी सी दैट द लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो लोगों के पास या तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, घर बेटर हैं, स्कूल बेटर हैं, हॉस्पिटल बेटर हैं, सो सारे व्यवस्था जो ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं उसको हम ब्रॉडली डेवलपमेंट कहते हैं कि, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मुद्दा यही रहा है कि जीडीपी पर कैपिटा, हम बाद में बात कर सकते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा या ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ता है, तो लेकिन ये जीडीपी जब बढ़ता है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है, जब एक ही व्यक्ति उसी आदमी को उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। तो अगर आप उदाहरण के तौर से देखें तो इंडिया में हर एक फार्मर का जितना आउटपुट होता है, यूएस में वही एक फार्मर का 50 गुना ज़्यादा आउटपुट होता है, 50 गुना। तो जब एक व्यक्ति का आउटपुट ज़्यादा होता है तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है, और वही मतलब नींव है सारी डेवलपमेंट की। अभी फिर डिटेल की बात यह है कि वो ऐसा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट कहाँ से आता है। तो एक साइड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप रोड्स बढ़ाएं, रेलवेज बढ़ाएं, पोर्ट्स बढ़ाएं तो आपकी लॉजिस्टिक्स का इम्प्रूवमेंट होता है। जो आप कारखाने लगाएंगे तो वो आउटपुट ज़्यादा जल्दी तक मार्केट में पहुंच सकता है, तो वो एक बात है। दूसरी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सिर्फ सड़कों और कारखानों से नहीं होती, वो है इंडिविजुअल जो एजुकेशन हो या स्किल्स हो या स्वास्थ्य हो, जो ह्यूमन कंडीशन जो है उसका डेवलपमेंट, वो भी डेवलपमेंट माना जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक साइड होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप देखें रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, ये सब भी डेवलपमेंट है। पब्लिक स्पेसेस जो हैं, जो आपने कहा पार्क्स, गार्डन्स, क्लीन एयर, ये भी डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पीस है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो हमारी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सेफ्टी हो, जस्टिस हो, ये सब भी डेवलपमेंट में इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और अगर आप देखें तो हाई इनकम और लो इनकम सोसाइटीज़ में, तो डेवलप्ड सोसाइटी जो हम मानते हैं उनमें ये सारी विषय यूजुअली और एडवांस होते हैं। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो गरीब देश हैं या लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वो कैसे पॉलिसीज़ बनाएं ताकि वो भी ज़्यादा जल्दी से विकसित हो सकें। अच्छा, मैं मतलब इसी आपकी बात से निकला हुआ सवाल कि सड़क बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, और वो देख करके भी अच्छा लगता है। जब हम इलेक्शन करने जाते हैं तो चुनाव कवर करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसको वोट देंगे जो डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट क्या होता है, तो बोले साहब देखिए ये सड़क पे गड्ढा है, 6 साल से गड्ढा है, हम कह रहे हैं हो नहीं रहा है, ये बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक डेवलपमेंट का जो एक जनरल परसेप्शन है जनता के मन में बड़े स्तर पर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, वो ये है कि वो दिख रहा डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सिर्फ कारखाना आ गया तो उससे रोज़गार आ जाएगा। बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ऐसा लगता है आपको कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक ह्यूमन डेवलपमेंट के मोर्चे पर हमने थोड़ा हमारी गवर्नमेंट का इग्नोरेंस रहा या पॉलिसी में उस तरह के लैकिंग रही। ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह का काम कर पाए, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कम कर पाए, ऐसा लगा? ऐसे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर हम देखें कि इंडियन डेवलपमेंट जर्नी में, तो ऐसे नहीं कि हमने पूरी तरह से एजुकेशन या हेल्थ को इग्नोर किया है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसके बाद IITs बने, IIMs बने, लीडिंग इंस्टीट्यूट्स बने, लेकिन ये हमने एक चॉइस की जो कह सकते हैं कि ये एक्सपोज शायद एक गलती की कि हमने ज़्यादातर उच्च टर्शरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे फोकस किया, क्योंकि तब हमारा मानना था कि डेवलपमेंट के लिए हमें आधुनिक टेक्नोलॉजियों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें टेक्निकली ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हमको अडॉप्ट कर सके। तो एक उदाहरण एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आपको एक ब्रिज बनाना हो तो ब्रिज के लिए एक सिविल इंजीनियर अगर नहीं हो तो 30 प्राइमरी स्कूल पास भी वो एक ब्रिज नहीं बना सकते। तो अगर आप ये मानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन क्रिटिकल है तो उसके लिए उच्च हायर एजुकेशन का ज़्यादा महत्व रहता है। लेकिन इसमें आपने ये सही कहा कि अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के तौर से हम कंपेयर करें, या तो कोरिया या चाइना या वियतनाम या
ताइवान या सिंगापुर, उन सब देशों ने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत फोकस दिया पहले, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ताकि सारे सिटीजन्स को बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी एक तौर बेसिक लेवल पे आ जाए, तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और उससे जॉब्स भी बढ़ते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इनफ। तो अभी मतलब सरकार बहुत फोकस कर रही है, ऐसा नहीं कहूँगा कि इस विषयों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये है कि हम जब डेवलपमेंट की हम डिबेट करते हैं तो ज़्यादातर हम डिबेट करते हैं कि सरकार को किस क्षेत्र पे फोकस करना चाहिए, या उनको सड़कें बनानी चाहिए, या एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, किस विषय पे ध्यान दें। लेकिन ये बुक का मेन पॉइंट ये है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आप ध्यान दो, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी गवर्नेंस सिस्टम में कमज़ोरियाँ जो है, इसलिए जो हम बजट खर्च करते हैं उस बजट का आउटकम उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, और उसके लिए हमें गवर्नेंस में सुधार ले आना पड़ेगा। और अगर हम ये करेंगे तो हम डेवलपमेंट के सारे विषयों पर हम वी विल बी एबल टू डू मच बेटर। ठीक है, अभी उस पर ब्यूरोक्रेसी को लेकर के आपने बहुत सारी बातें कही हैं, हेल्थ को लेकर के कही हैं, उन सब चीज़ों पर हम बारी बारी से बात करें। जुडिशरी पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन मैं पहले इम्पॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ। 2 मुख्यमंत्रियों से आप मिल करके आए हैं अभी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से। आपने एक किताब लिखी है पॉलिसी पर, और आपने कुछ अपने सजेशंस दिए हैं जो पॉलिसी में चेंजेस होने चाहिए। इन दोनों मुख्यमंत्रियों से जो समय मिला उसमें आपने कौन से 1 या 2 रिफॉर्म को पुश किया कि किताब तो बहुत बड़ी है पर यह 1 या 2 चीज़ें आप अपने स्टेट में करके देखें तो आपको फ़ायदा होगा? हाँ, नो आई थिंक सो। तो पहले मैं ये कहूँगा कि मतलब मेरे को आई हैव बीन वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि किताब मतलब अफसर लोग भी पढ़ रहे हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि आप प्लीज़ जाके पॉलिटिकल लीडर से भी मिलिए, क्योंकि नॉर्मली हम जो इकोनॉमिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, हम मतलब दूसरे टेक्नोक्रेट्स के लिए किताब लिखते हैं, हम पॉलिटिशियन लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो लेकिन ये सीनियर ऑफिशियल्स ने मुझसे कहा कि आप जाके प्लीज़ जो इलेक्टेड लीडर्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने के लिए, आप उनको भी जा के आप मिल के ये किताब के मेन मैसेजेस आप प्लीज़ पहुँचा दीजिए। तो जैसे आपने पूछा, तो आई थिंक दोनों मीटिंग में मैंने 2-3 चीज़ें की फोकस की। एक चीज़ है गवर्नेंस, और गवर्नेंस वी कैन, और हम डिटेल में हम बात कर सकते हैं कि गवर्नेंस का मतलब क्या है, कि क्योंकि उसमें भी बुक में काफ़ी सिस्टमैटिक तौर पर मैंने लिखा है कि बेटर गवर्नेंस के लिए बेटर डेटा की ज़रूरत है, हमारी पर्सनल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिक फाइनेंस, हम कैसे पैसे को यूज़ करते हैं। तो ये मतलब थीमेटिक चीज़ें हैं जो सारे क्षेत्रों में हमको लॉन्ग टर्म में इसका लाभ मिलेगा। तो वो एक किस्म के जो डिस्कशंस या इनपुट्स जो मैंने दिए हैं इनको, ये मैंने कहा है कि आप हमेशा तो एक एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल ये क्या है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को हम 30 साल तक एम्बेसडर कार, वो एक ही कार चलता था 1950 से 1980 तक। तो जिन आपके श्रोताओं जो प्री लिबरलाइजेशन का अगर उनका मेमोरी हो, तो हमारा यही मेटाफर था कि ये एम्बेसडर गाड़ी प्री लिबरलाइजेशन इंडिया का एक चिन्ह था। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था भी ऐसे वो 1950s एम्बेसडर जैसी है। तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो देख रहे हैं कि गाड़ी को किस साइड पे हम ड्राइव करें और कौन से पैसेंजर्स को प्रायोरिटी दें। लेकिन गाड़ी इतनी कमज़ोर है तो आप जितना भी गाड़ी पे एक्सेलरेटर दबाओगे, ये गाड़ी को री इंजीनियर किए बिना हम ज़्यादा विकसित नहीं बन सकते। तो मेरा बुक का यही मतलब मेन मैसेज है कि हमको ये स्टेट और गवर्नेंस मैकेनिज्म को इतना सिस्टमैटिकली सुधारना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मतलब ये बात भी, ये बुक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एकदम नॉन पॉलिटिकल है, एकदम नॉन पार्टिजन है, कि आप जिस पार्टी के हो, जिस राज्य को हो, आप जिस भी दिशा में गाड़ी को आप चलाना चाहें, अगर गाड़ी नहीं चल रही है तो वो तो हम सबकी प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों से कहा कि गवर्नेंस पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेक्टोरल तौर पे मैंने सबसे ज़्यादा महत्व दी है बच्चों और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में। तो जो न्यूट्रिशन जो है, अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन स्टंटिंग, और जो लर्निंग आउटकम्स जो है प्राइमरी स्कूल तक, जो हर आज अगर हम आंकड़े देखें, जो इंडिपेंडेंट डेटा है उसमें देखने को मिलता है कि 35% बच्चे स्टंटेड हैं। मतलब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से अगर देखें तो उनका जो हाइट इतना कम है कि लाइफ टाइम उनका ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, लाइफ टाइम उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो द फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ जो सारे मतलब ग्लोबल
चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो इतने स्टडीज़ किए हैं उसमें ये पता चलता है कि जो मानसिक डेवलपमेंट जो होती है वो ज़िंदगी के पहले 1000 दिन में सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हम ज़्यादातर उस पर फोकस नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा दिखता नहीं है और जो है बच्चे वोट नहीं करते। तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम भी ज़्यादा यूथ एम्प्लॉयमेंट में फोकस देती है क्योंकि यूथ वोट करते हैं, लेकिन आज का जो यूथ जिनकी स्किल्स में कमी है वो स्किल्स में कमी इसलिए है क्योंकि हमने उनके अर्ली फाउंडेशनल ईयर्स में एडिक्वेट अटेंशन नहीं दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यही कही उनसे कि एक 0 to 10 स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि हम स्टंटिंग को शार्पली रिड्यूस कर सके, और ऐसा हमको होना चाहिए। अभी देखिए तो इंडिपेंडेंट डेटा में देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 50% बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में पाँचवीं कक्षा ख़त्म करते हैं उनका सेकेंड स्टैंडर्ड तक भी रीडिंग का लेवल नहीं होता है। तो अगर आप प्राइमरी स्कूल के एंड पे अगर आप बेसिक रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपकी लाइफ टाइम की शिक्षा ऑलमोस्ट बेकार हो गई, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं यू नीड टू लर्न टू रीड टू बी एबल टू रीड टू लर्न। तो वो फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट्स अगर हम करेंगे तो तभी मतलब विकसित भारत का फाउंडेशन बनेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उन दोनों विषयों पे जो भी लीडर्स से मिलता हूँ मैं उसी विषय पे फोकस करता हूँ। अच्छा, आपने सवाल को जहाँ छोड़ा है आपने अपने जवाब को वहीं से थोड़ा पिक कर रहा हूँ। ये जो फाउंडेशनल चेंज है इसको थोड़ा सा डीएनवेलप कीजिएगा कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या ऐसे 2 या 3 काम करने चाहिए ताकि हमारे देश में, बहराइच में, बस्ती में, गोंडा में, है ना, बीसलपुर में जो प्राइमरी सिस्टम एजुकेशन का है वो एकदम इतना रॉबस्ट हो जाए, वो इतना शानदार हो जाए कि हमारे पास एक शानदार कमाल के बच्चे हमारे निकलें पढ़ाई लिखाई में। उसके लिए 2 या 3 कौन से काम करें? जैसे आपने अपनी किताब में कहा कि साहब आंगनवाड़ी वर्कर्स अगर आप हाफ डे भी बढ़ा देते हैं तो उसमें बहुत आपकी इनकम का भी फ़ायदा होगा और आपका स्टेट पर जो भार पड़ रहा है वो भी कम होगा। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए कार्तिक मुरलीधरन जी के पास क्या सुधार हैं जो देश के नीति निर्माताओं को, नीति नेताओं को सुनने और समझने चाहिए? हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहूँगा जैसे आपने कहा तो जो एक चीज़ है, जो हम आइडियाज़ देते हैं वो आइडियाज़ इफेक्टिव भी होने चाहिए लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा गवर्नमेंट के पास ज़्यादा बजट भी नहीं है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो इस विषय पे मैं कहूँगा सबसे सिंपल चीज़ मैं कहूँगा कि तमिलनाडु में हमने एक स्टडी की है कि अभी जो आंगनवाड़ी सिस्टम है इंडिया की, जो इसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्ली चाइल्डहुड सिस्टम है ये, तो जहाँ पे लगभग 8 करोड़ बच्चे इस सिस्टम में शामिल हैं। उसमें लगभग 0 to 3 में 45 मिलियन 4.5 करोड़ और 3 to 6 में अनदर 35 मिलियन या 3.5 करोड़ बच्चे हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम संभालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक आंगनवाड़ी वर्कर है, और वो जो एक आंगनवाड़ी वर्कर है उस पर एक्सपेक्टेशन ये होता है कि घर पे जाके मैटरनल काउंसलिंग करे, न्यूट्रिशन करे, प्री स्कूल एजुकेशन करे और फिर 14 साल रजिस्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करे। तो उनका इतना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है कि हमने देखा है टाइम यूज स्टडीज़ में कि उनका क्लास में बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। तो तमिलनाडु जैसे रिलेटिवली ह्यूमन डेवलपमेंट एडवांस स्टेट जो है वहाँ पे भी हमने देखा कि दिन में आंगनवाड़ी में लगभग सिर्फ 40 मिनट का इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये हमने एक प्रयोग की गवर्नमेंट के, जो मैं रिसर्च करता हूँ ये जो बुक जो लिखी है ये 20 साल के रिसर्च के बेसिस पर है। तो हर एक रिसर्च स्टडी डीप डेटा कलेक्शन के साथ जो होती है, तो वहाँ पे हमने देखा कि अगर आप एक एक्स्ट्रा आंगनवाड़ी वर्कर लगाएं लोकल कम्युनिटी से जो फोकस करे प्री स्कूल एजुकेशन पे, तो उसका हमने बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है कि लर्निंग आउटकम्स भी बढ़ता है और बच्चों का मेल न्यूट्रिशन भी कम होता है, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग वर्कर जो है उनका टाइम अभी बढ़ता है न्यूट्रिशन पे फोकस करने को। तो ये हमने एस्टिमेट किया है कि अगर इसको स्केल अप किया जाए तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं, अभी आपको इन्वेस्टमेंट में अगर आप बैंक डिपॉजिट में 5% डालेंगे, 6% डालेंगे तो अच्छा माने, शेयर मार्केट में डालेंगे तो शायद 15% मिलेगा। ये हमने एस्टिमेट किया है कि इसका रिटर्न 1000% से अतिरिक्त होगा अगर हम लॉन्ग टर्म इसका हम बेनिफिट देखें तो। लेकिन ऐसे मतलब लो हैंगिंग फ्रूट जो कहते हैं, जो अभी हम कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए रिसर्च के माध्यम से जो हमको सीखने को मिला है वही मैसेजेस में पास ऑन कर रहा हूँ। तो आंगनवाड़ी का ये एक आइडिया होगा। अभी स्कूलिंग सिस्टम में, अभी जो प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी अगेन तो नेशनल तौर पे ये बहुत प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे फोकस किया है। यहाँ पे यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी जी ने भी इस पे फोकस किया है कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन जो है कि हर बच्चे को ये बेसिक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो मतलब पॉलिटिकल फोकस बहुत है, अच्छी बात है। तो इस पे मतलब इसको अगर और भी इम्प्रूव करना हो तो 2-3 चीज़ें मैं और कहूँगा। तो एक है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट आउटकम मॉनिटरिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी तौर पर क्या होता है, हम ज़्यादा
ज़्यादातर स्कीम्स पे फोकस करते हैं, हम आउटकम्स पे फोकस नहीं करते। तो अगर सरकार को हम स्कीम्स से आउटकम्स का फोकस हम चेंज करना चाहते हैं तो उसका इंडिपेंडेंट आउटकम मेजरमेंट का बहुत महत्व बनता है। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अगर हम प्राइमरी स्कूल्स पे देखें तो एक चीज़ है कि बहुत ही इनएफिशिएंटली हमने सिस्टम बनाई है, क्योंकि 25 साल पहले हमने ये सोचा कि यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए हर कस्बे में एक स्कूल होना चाहिए, हर हैमलेट में एक स्कूल होना चाहिए। तो हम यूनिवर्सल एक्सेस के माध्यम से हमने इतने सारे बहुत छोटे स्कूल खोल के रखे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। तो इतने छोटे स्कूल में इट इज़ बैड फॉर पेडागॉजी। तो इसमें पेडागॉजी, गवर्नेंस, सोशल इंटीग्रेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये सारे तौर पे ये इनएफिशिएंट है। क्योंकि अभी पेडागॉजी देखें तो 5 क्लासेस हैं, 2 टीचर हैं, तो मल्टीग्रेड टीचिंग हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली एक टीचर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को साथ में पढ़ाना पड़ता है। तो उसमें जो क्लास लेवल पे फोकस जो होना चाहिए वो फोकस नहीं हो पाता। तो टीचरों की संख्या बढ़ानी चाहिए माने नहीं, लेकिन टीचर की संख्या 20 बच्चे की स्कूल में टीचर संख्या बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए फिजिकली अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो इसको इसलिए बैलेंस करके हमको इसका अप्रोच विल हैव टू फाइंड एन अप्रोच। क्योंकि जब स्कूल इतना छोटा होता है तो मल्टीग्रेड टीचिंग का एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है गवर्नेंस का, क्योंकि स्कूल इतने छोटे हैं तो उसका मॉनिटरिंग बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं होता है, हेडमास्टर नहीं होता है। तीसरी चीज़ है ये सोशल इंटीग्रेशन के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि क्या होता है, अभी पब्लिक स्कूलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये होता है कि सारे समाज के सारे वर्ग के बच्चे साथ में पढ़े ताकि थोड़ा सोशल इंटीग्रेशन हो। लेकिन क्योंकि हमारी ग्रामीण क्षेत्र में इतनी मतलब कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड सेगमेंटेशन है, तो जब हर टोले में, हर कस्बे में एक छोटा स्कूल होता है तो वो हमेशा थोड़ा सेग्रीगेटेड सा हो जाता है, सोशली सेग्रीगेटेड हो जाता है। तो पब्लिक स्कूलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये होता है कि वी हैव अ कम्युनल वी हैव अ सॉलिडारिटी, कम्युनिटी सॉलिडारिटी। तो वो भी इज़ हार्म्ड बाय स्कूल्स बीइंग वेरी स्मॉल। और फाइनल चीज़ ये है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट जो है एजुकेशन में वो है टीचर की सैलरी। और हम सिस्टम में टीचर्स की भर्ती हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनका कैसे एफिशिएंटली यूज़ किया जाए बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें रिफॉर्म आइडिया जो है, अभी भारत सरकार ने भी ये पायलट के तौर पे उन्होंने रेकमेंड किया है कि अगर हम देखें कि हर ग्राम पंचायत में एक अच्छा सा स्कूल बने जहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ हो, जहाँ 200, 300, 400 बच्चे पढ़ सकें, जहाँ पे हेडमास्टर हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो, और उसमें हर क्लास का कम से कम एक टीचर हो ताकि ये मल्टीग्रेड टीचिंग ना हो। और जो बच्चे 1 किलोमीटर से दूर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दे सकते हैं, उसके माध्यम से और भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि और वो हमने पूरा एस्टिमेट इसका बनाया है। तो उसमें क्वालिटी भी बढ़ेगा, पेडागॉजी भी बढ़ेगा, तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अभी देखिए जो इतने सारे बच्चे जो भी माँ बाप पैसा जितना भी पैसा डाल के प्राइवेट में डालते हैं बच्चे को, और प्राइवेट स्कूल तो बस से ही ले जाता है बच्चे को। तो ऐसे नहीं कि वहाँ पे बस में बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। तो ऐसा थोड़ा बेसिक स्कूल साइज ऑप्टिमाइजेशन अगर हम करें तो उसमें उसी बजट में हम इतना बेहतर स्कूल बना सकते हैं जो पेरेंट्स को भी अच्छा लगे, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि टीचर को भी उनका कम्युनिटी बनता है कि 10-12 टीचर हैं, थोड़ा उनका कम्युनिटी है, थोड़ा आपस में लर्निंग है, थोड़ा शेयरिंग है, थोड़ा कोई ट्रेनिंग में जाना चाहे तो अभी आजकल टीचर को ट्रेनिंग में जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि ट्रेनिंग गए तो स्कूल में कौन होगा, क्योंकि स्कूल में एक ही टीचर है या 2 टीचर हैं। तो ये सारे विषयों में ऐसे कंसोलिडेट करके वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। अच्छा कार्तिक, एक बेसिक सा सवाल है जो कैमरे के उस पार बैठे मेरे दर्शकों के मन में बार बार आ रहा होगा। मैं अभी 24 का हूँ, लेकिन जब मैं 12 का था तो ये सवाल मेरे मन में था। तो 12 साल का कलेक्टिव सवाल है ये, और मुझे उम्मीद है कि मेरे पिताजी जब 12 साल के रहेंगे तो उनके मन में ये सवाल रहा होगा। हमारे देश में जब से हमारा संविधान बना हमने 3 व्यवस्थाएं बनाई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी करके। हमारे यहाँ पर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, प्रधान हैं, है ना। हमारे यहाँ पर IAS, IPS, DMS, मतलब जो पूरी ब्यूरोक्रेसी स्टेट की अलग है, सेंटर की तरफ से अलग डेपुटेट होकर आते हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद भी हमारा विकास क्यों नहीं हो पाया? क्यों आपको ये किताब लिखनी पड़े कि आपको भारत का विकास करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा इंडिया डेवलपमेंट को? वो गरारी कहाँ पर अटकी? क्यों हम इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी, और ठीक है अगर कुछ लोग तो हर सेक्टर में इस तरह के रहे होंगे जो भ्रष्टाचार करते होंगे, जिनकी नीयत ठीक नहीं होगी, लेकिन कई लोग होंगे जो बहुत मोटिवेटिंग इंडिविजुअल होंगे, जो बहुत हार्डवर्क करते रहे होंगे। भाई हम जो तकसीम मुल्क से आज यहाँ तक आए हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होगी। तो क्यों हम विकसित नहीं हो पाए? तो
एक्चुअली मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि एक्चुअली अगर आप ऐतिहासिक तौर पे और ग्लोबल कंपैरिजन के तौर पे देखें तो भारत की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा नहीं कि हम ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि हमने कोई विकास नहीं की है, क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया के बड़े देशों में हम अमंग द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं। तो हमारे साइज़ के जो मुल्क हैं, सिर्फ एक चीन है जो हमसे बड़ा है, जो आगे बढ़ा है, और उस पे हम ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई देश और भी हैं हमारे पड़ोस में। आप देखें तो देश हैं जो हमारे सिमिलर कल्चर्स जो हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ वर्स, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वर्स। तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ तरक्की नहीं की, हमने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इंडिया जो चैप्टर 10 में जो लिखा, अगर इंडिया को मैं प्रोफेसर के हेतु से अगर मैं ग्रेड दूँ तो इंडिया का ग्रेड मैंने दिया है सॉलिड B+, लेकिन तो B+ अबव एवरेज ग्रेड है, लेकिन वी कैन डू मच बेटर। तो ये एक्सेलरेट करने के और सारे उपाय मैंने बुक में दिए हैं। तो लेकिन ये कहना बहुत गलत होगा कि हमने विकास नहीं की है, हमने काफ़ी विकास की है। लेकिन ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि विकास अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें तो विकास एक्चुअली नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है। नॉर्मल सिचुएशन होती है लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास इज़ एन एक्सेप्शन, और उसके लिए इट रिक्वायर्स सम एफर्ट। आपको चेंज लाने के लिए वो पॉलिसी बनाना और सिर्फ पॉलिसी से काम नहीं चलता है। सो पॉलिसीज़ पे ध्यान देने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देने पड़ते हैं। तो मैं चीज़ कहूँगा कि हमारी इंडिया में पॉलिसीज़ पे बहुत सारे ब्रिलियंट अफसर लोग हैं जो अच्छे पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन हमने जो फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है उस चीज़ पे हमने उतना ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप पूछेंगे तो कहाँ हमारी कमी है, तो हमारी कमी अगर आप किसी भी वरिष्ठ पॉलिसी मेकर से पूछे तो सब इंडिया के बारे में यही कहेंगे कि हम पॉलिसी अच्छा बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोरी हो जाती है। तो और भारतीय अगर हम सरकार को देखें तो ऐसा नहीं कि सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। सरकार जो चीज़ें मिशन मोड में होती हैं, ताकि अभी इलेक्शन करना हो या कोविड आया या सेंसस करना हो या कुंभ मेला का मैनेजमेंट करना हो, ये सब बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं जो सरकार बहुत बेहतरीन तरह से करती है। तो ऐसे नहीं कि हमारी सरकार में क्षमता नहीं है ये चीज़ें करने के लिए, लेकिन जो डे टू डे जो उसमें क्या होता है, इस जो मिशन मोड में जो सारे रिसोर्सेज उस पर फोकस है, अटेंशन फोकस है, डेडलाइन फिक्स है, तो उस पर अटेंशन रहता है और वो अच्छा सा हो जाता है। लेकिन जब वो डेली फंक्शनिंग की जो बात होती है, डेली अगर आप स्कूल में जाएँ तो अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप क्लिनिक में जाएँ तो अच्छी इलाज हो रही है, तो ये जो चीज़ें हैं इस पर हमको उतना ध्यान अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसी विषय पे ये किताब लिखी है कि ये डे टू डे गवर्नेंस जो है इसके हम बेटर सिस्टम्स कैसे बनाएं। तो शायद और प्राइवेट मैनेजमेंट का भी 2-3 प्रिंसिपल्स उसमें कैसे यूज़ किया जाए, तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन आपका जो बड़ा सवाल है उसमें मैं यही कहूँगा कि इंडिया, इसलिए आपने जो किताब का इंट्रो देखा होगा, मैंने कहा वी हैव अ लॉट टू बी प्राउड ऑफ बट वी कैन डू बेटर। सो इट इज़ हाउ डू वी डू बेटर। साहब, एक चीज़ आपने बोली प्राइमरी एजुकेशन पे जब हम बात कर रहे थे कि आउटकम मेजरमेंट होना चाहिए। अब सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल जो अभी आप पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे या हमारी ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के, नौकरशाही में किस तरह के चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, कुछ उदाहरणों से बताइए कि हमारे सिस्टम में किस तरह का आउटकम मेजरमेंट होना चाहिए, उसका मीनिंग क्या होता है, 2-3 उदाहरण के साथ बताइए। हाँ, तो अभी आप पूछ रहे थे कि अभी ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम सिर्फ ये 2 विषयों पे फोकस करें, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, ये जो स्टंटिंग की बात है, और लर्निंग आउटकम्स के प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो ख़त्म करता है वो बच्चा बेसिकली सक्षम है कि नहीं रीडिंग और बेसिक मैथमेटिक्स में। तो अभी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि सरकार में सारी फोकस इस बात पे होती है कि स्कीम पे होती है, तो आपको टेक्स्ट बुक पहुंचाना है, यूनिफॉर्म पहुंचाना है, कभी कभी लैपटॉप पहुंचाना है, लेकिन वो बच्चा सीख रहा है या नहीं उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो डेटा सिस्टम से जो निकलता है ऑफन उसमें थोड़ा इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि कोई ये दिखाना नहीं चाहता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट डेटा के तौर से देखें, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, जो हर 5 साल एक सर्वे होता है, उसमें हमको वहीं से न्यूट्रिशन के आंकड़े मिलते हैं कि न्यूट्रिशन पे अभी काफ़ी प्रोग्रेस हमको करना है। तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है बुक में, और ये हमने
तेलंगाना में गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में करके दिखाया है कि अभी मतलब टेक्नोलॉजी, डेटा कलेक्शन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम लो कॉस्ट तरफ से हर साल हर डिस्ट्रिक्ट का सैंपल बेसिस पे इंडिपेंडेंट ये मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो अगर हमको हर चीफ मिनिस्टर को अगर इंडिपेंडेंटली हर साल डिस्ट्रिक्ट लेवल ये डेटा मिल जाए, कुपोषण में क्या प्रोग्रेस हो रही है और लर्निंग में क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो वो पूरा सिस्टम का जो ओरिएंटेशन है वो आउटकम तक बदल जाएगा। तो अभी अगर आप कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ आप रिव्यू मीटिंग में अगर बैठें, तो रिव्यू मीटिंग में आप ये पूछेंगे कि कितने स्कूल बने, कितने, सो आप स्कीम्स की मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप आउटकम्स की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आउटकम का डेटा है नहीं आपके पास। तो अगर आउटकम का डेटा आएगा तो फुल गवर्नमेंट का कल्चर विल शिफ्ट टुवर्ड्स बेटर आउटकम्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि अगर हम इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। अब क्या है कि जब ये बात आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के पास लेकर के जाएंगे या वो पढ़ेंगे, सो जैसे चीज़ें करती हैं हमारे यहाँ डेटा कलेक्शन को लेकर के ना, कई बार कुछ तरह का डेटा गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं कलेक्ट करना चाहती हैं कि उनका पब्लिक में आना गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आउटकम को गवर्नमेंट उसका डेटा कलेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर कैसे आएगी? आप किसी गवर्नमेंट को कैसे कन्विंस, मतलब आप आपने किताब लिखी, आपने सजेशन दिए, बट किसी गवर्नमेंट को कैसे कन्विंस किया जाए कि साहब आप पता करिए कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, आप ये पता करिए कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट जो अप्रूव कराया था वहाँ पे, उसके बाद वहाँ मेल न्यूट्रिशन के केसेस कुछ कम हुए हैं कि नहीं, डिलीवरी हो रही है कि नहीं, और उसका आउटकम आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं हो रहा होगा तो ये सरकार की अक्षमता के तौर पर देखा जाएगा। हाँ, नहीं, ये मतलब बहुत ही गहरा सवाल पूछा है आपने, और मैं ये मानता हूँ कि हर आज जो इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो, उन पर ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा प्रेशर उन पर है, क्योंकि जनता के पास उनको जाना है, हर 5 साल वोट मांगने के लिए उनको जाना पड़ता है। तो नेता भी जानते हैं कि उनको डिलीवर करना है। तो अभी ये कैलकुलेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशन ये होगा कि अगर डेटा दिखाता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन हमको उनको ऐसा समझाना पड़ेगा कि ये डेटा से ही आप सिस्टम को ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, ताकि ये सिस्टम आपके लिए डिलीवर कर सके। क्योंकि हर नेता इलेक्ट होने के बाद, इलेक्शन के पहले एवरीबडी इज़ फोकसिंग ऑन हाउ टू विन पावर, लेकिन इलेक्ट होने के बाद आपको डिलीवर भी करना है। और जो भी मैंने पॉलिटिकल लीडर्स से मीटिंग की है वो सब फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो सिस्टम जो है भाई, क्योंकि वो 1950s एम्बेसडर गाड़ी चला रहे हैं, उनको पता है कि ये गाड़ी मतलब कमज़ोर गाड़ी है, हम जितना भी इस पर बजट डालें या फोर्स डालें वो 1950s की एम्बेसडर की गाड़ी पे एक्सेलरेटर देने के इक्विवेलेंट है। तो ये जो हम री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो वो समझ लेते हैं, इसलिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्टेट लेवल पे फोकस करने से ये फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं कोई मुख्यमंत्री इस बात से सहमत हो और ऐसे पायलट शुरू करें और वो देखें कि अच्छा देखिए इससे हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो एक और उदाहरण देता हूँ आपको, तो जहाँ पॉलिटिकल कैलकुलेशन चेंज कैसा हो रहा है, जहाँ गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान हो रहा है। तो अभी देखिए, तो पहले हमेशा ये कंप्लेन रहा करता था कि वेलफेयर प्रोग्राम में लीकेज बहुत होता है, करप्शन बहुत होता है, लेकिन ये करप्शन पॉलिटिकली अलाउड था, क्योंकि तभी उस करप्शन से ही वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जूनियर जो ऑफिशियल्स थे उनका काम चल रहा था। लेकिन जब ये आधार, डीबीटी ये सब सिस्टम आई तो वो करप्शन तो कम हुआ, लेकिन डायरेक्टली सिटीजन को बेनिफिट पहुंचा। लेकिन अभी जो नेता ऐसे रिफॉर्म्स करने लगे तो उनको भी पहले पॉलिटिकल अपोजिशन था, क्योंकि जो लोग करप्शन से जो पैसा बना रहे थे उनका अपोजिशन तो था। लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेशन ये हो गया है कि अगर हम जनता को बेटर सर्विस डिलीवरी दे सकें तो हम उसका लाभ हमको इलेक्टोरली मिलता है। तो ये जब पॉलिटिकल कैलकुलेशन शिफ्ट होगा कि ऐसे रिफॉर्म से हम बेटर डिलीवर कर पाएंगे और डिलीवर करने से हम रीइलेक्ट भी हो सकते हैं, तो ऐसा बनेगा। तो ये एक मतलब चीज़ है। लेकिन इसलिए मैंने ये भी सुझाव रखी है किताब में, वो जो चैप्टर 17 में जब री इमेजिनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है तो वहाँ पे मतलब मैंने ये भी कहा है कि ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो पॉलिटिसाइज ना हो, जैसे कि डेटा, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस। तो अगर हम स्टेट लेवल पे एक स्टेटिस्टिक्स कमीशन बना सकें जहाँ पे गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो, कोई एक्सपर्ट स्टेटिस्टिशियंस भी हो। सेंट्रल लेवल पर तो एक स्टेटिस्टिक्स कमीशन है ना,
तो लेकिन उस पर भी तो मेरा ये मानना है, तो ये बुक में मैंने स्टेट लेवल रोड मैप इसलिए कहा है कि अभी ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस इंडिया में बनते हैं वो जो भारत सरकार में बनते हैं उसका हम कॉपी करके स्टेट में करते हैं। लेकिन अभी आप उत्तर प्रदेश को देखिए तो अपने आप से दुनिया का 6th बिगेस्ट कंट्री हुआ है। तो इंडियन स्टेट्स जो हैं इतने बड़े हैं, तो मतलब मीडियम साइज कंट्री से भी बड़े हैं। तो मैं ये भी मेरा मानना है कि स्टेट लेवल लीडरशिप से भी बहुत कुछ हो सकता है, कि ऐसे सिर्फ हमको ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा भारत सरकार करेगा तभी हम करेंगे। तो एट द स्टेट लेवल लीडर्स, स्टेट लेवल सिविल सोसाइटी, उनको भी अपना मतलब सोच लगा के अपने इंस्टीट्यूशनल रिन्यूअल पे वो भी ध्यान दे सकते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ जो आइडियाज़ जो हैं बुक में, आइडियाज़ आर हाउ टू डू इट। फिर इंस्टीट्यूशनल आइडियाज़ जो हैं वो अभी 75 ईयर्स हम इंडिया 75 की अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल रिन्यूअल में देयर आर सम ऑफ दोज आइडियाज़। अच्छा, इन आइडियाज़ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जैसे आपने जो पूरी किताब की जो थीम रखी वो ये रखी कि साहब हर राज्य और राज्य के मुख्यमंत्री इसको कैसे अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा राज्यों की जितने अखबार हमने पढ़े और जितने अखबार मेरी स्मृति में भी दर्ज हो रहे हैं उसमें बार बार हेडलाइन रहती थी कि साहब फलाने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिले, और ये सिर्फ इस दौर की बात नहीं, पुराने जितने भी पढ़े हैं, और फंड को लेकर के बात हुई। तो हम जो टैक्स का पैसा देते हैं, है ना, बहुत आम फहम भाषा में, वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, राज्यों के पास पैसा कैसे पहुँचता है, और राज्यों के पास जो फंड क्रंच की इतनी समस्या रहती है, आपने तो सारे राज्यों के साथ काम कर चुके हैं, राज्य सरकारों के साथ, क्या ये वाकई इतनी रियल है या आपको लगता है कि नहीं इसको एग्जग्रेट किया जाता है क्योंकि स्टेट को कहीं और पैसा लगाना होता है? राज्यों के पास पैसा कैसे पहुँचता है और हमारे टैक्स के पैसे का क्या होता है? बढ़िया। तो मतलब ये मैं मानता हूँ सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि जो सरकार का सबसे मुख्य मेन उनका काम ये होता है कि टैक्स पेयर मनी को ऑप्टिमली तौर से इसका स्पेंड किया जाए। तो इसमें 2-3 सेपरेट सवाल हैं। तो एक आपने पूछा कि ये रेवेन्यू जाता कहाँ है। तो रेवेन्यू जो है हमारा, अगर हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे देखें तो जनरली ये उचित रहता है कि टैक्स कलेक्शन नेशनल लेवल पे ज़्यादा हो ताकि उसका कोऑर्डिनेशन हो, ताकि अगर आप इनकम टैक्स या कस्टम्स ड्यूटी ये सब टैक्सेस स्टैंडर्ड रहते हैं नेशनल लेवल पे। लेकिन तो टैक्सेशन ज़्यादातर नेशनल गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर जो होता है ज़्यादा एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होता है। तो इसलिए वो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से थोड़ा उसका फाइनेंशियल ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन स्टेट्स के पास भी काफ़ी फाइनेंशियल पावर्स हैं। तो अभी पहले उनका एक्साइज VAT ये सब था, अभी GST में उनका GST का ऑटोमेटिकली आधा हिस्सा स्टेट्स को मिलता है, और फिर उनके एडिशनल टैक्सेस हैं जो एक्साइज हैं या पेट्रोलियम पे टैक्सेस हैं वो अभी भी स्टेट्स के पास हैं। और स्टेट्स और भी बहुत कुछ कर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस में, लोकल टैक्सेस में, यूज़र चार्जेस में। तो ऐसे रेवेन्यू के काफ़ी ऑप्शंस हैं स्टेट्स के पास। लेकिन ये बात भी सही है कि स्टेट्स का काफ़ी डिपेंडेंस रहता है सेंट्रल ट्रांसफर्स पे। तो इसलिए ये ऐसी बात होती है कि हमेशा जाके फंड्स के लिए मांग होती है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब कहते हैं कि फंड्स नहीं हैं तो वो फंड्स क्यों नहीं हैं और कहाँ पे जाता है पैसा। सो इसीलिए वो चैप्टर 6 में जो कहा है पब्लिक फाइनेंस एक्सपेंडिचर में, तो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन ये रखी है कि हम क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे हम ज़्यादा ध्यान दें कि ये जो खर्च हो रही है पैसा कहाँ जा रहा है। तो अगर हम उस पर देखें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी उसी एरिया पे हम ले आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप प्राइवेट कंपनी में देखें, अगर कोई कंपनी में आपको 100 करोड़ का कहीं खर्चा लगाना हो तो आप बिना डिटेल्ड एनालिसिस के कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, आपका CFO आपको ये 100 करोड़ खर्च करने का इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन सरकार में हम रूटीनली 1000 करोड़ प्लस स्कीमें लगाते थे, उस स्कीम में लगाते थे विदाउट दैट काइंड ऑफ एनालिसिस कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। अगर हम कोई स्कीम गरीबों के लिए कर रहे हैं तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम फाइनेंशियल तौर पे देखें, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोशल तौर पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा वेलफेयर स्पेंडिंग का अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें तो हमको देखने को मिलेगा हम वेलफेयर स्पेंडिंग क्यों करते हैं। वेलफेयर स्पेंडिंग इसलिए करते हैं ताकि जो समाज के वंचित लोग हों उनको थोड़ा मदद मिले कि उनका इकोनॉमिक सिचुएशन में हम इम्प्रूवमेंट ले आ सकें। लेकिन तो क्वालिटी ऑफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर इसको हम कैसे एनालाइज करें, तो उसका मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है। वहाँ पे एक कहा है टारगेटिंग। सो सबसे गरीब को कितना पहुँचता है। तो अगर आप देखें तो हमारे अगर सिर्फ ग्रामीण स्पेंडिंग में अगर देखें तो एग्जाम्पल के तौर से देता हूँ तो एक मैंने ये फ्रेमवर्क बनाई है इक्विटी और एफिशिएंसी। तो कुछ चीज़ें हैं जो एफिशिएंसी बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इक्विटी बढ़ाती हैं।
लेकिन तो हमें ऐसे पॉलिसीज़ ले आना चाहिए जहाँ पे बहुत एफिशिएंसी बढ़े और इक्विटी भी बढ़े। तो अभी वो सेकंड आंगनवाड़ी वर्कर का जो एग्जांपल दिया उसमें एफिशिएंसी बढ़ता है क्योंकि उसका मैंने एस्टिमेट किया है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका 1000% से ज़्यादा आएगा। लेकिन उसमें इक्विटी भी बढ़ता है क्योंकि ज़्यादातर सरकारी आंगनवाड़ी में बच्चे जो पढ़ते हैं वो मतलब समाज के डिसएडवांटेज कैटेगरीज के लोग ज़्यादातर सरकारी आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, जो एडवांटेज है वो तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो ऐसे आंगनवाड़ी सिस्टम को एक एक्स्ट्रा वर्कर के साथ स्ट्रेंथन करने से इक्विटी भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। तो वैसे ही अगर हम हमारा नरेगा को देखें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो एकदम बेहतरीन स्कीम है जहाँ पे इक्विटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उस पर आपको वेलफेयर लेने के लिए काम करना पड़ता है, तो सिर्फ जो सबसे डिसएडवांटेज है वही उस पर जाके काम करते हैं। तो उसका प्रोडक्टिविटी में भी उसका यूटिलाइजेशन तो उसका टारगेटिंग भी अच्छा रहता है। और हमने रिसर्च में ये भी देखा है कि जब सबसे गरीब के हाथ में आप पैसा दो तो उसका लोकल डिमांड का मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बनता है कि बिजनेसेस को भी फायदा होता है। ये एक साइड में ग्रामीण क्षेत्र में ये एक एकदम उचित प्रोग्राम है। लेकिन दूसरे साइड में हमारे ऐसे भी स्कीम्स होते हैं जैसे कि फार्मर्स को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं कई राज्यों में। तो लेकिन ये मैं मानता हूँ कि वेरी पुअर क्वालिटी स्पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि ये पैसा कहाँ जाता है तो जो लैंड सबसे ज़्यादा ज़मीन जिसके पास हो सबसे ज़्यादा सब्सिडी उसी को जा रहा है। तो अगर आप इसका एनालिसिस देखें तो जो टॉप 5% जो लैंड ओनर्स हैं उनको 50% सब्सिडी उनको जाता है। तो हम फार्मर वेलफेयर के माध्यम से हम कहते हैं कि हमको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है। तो लेकिन ये टारगेटिंग में सब ऑप्टिमल है और ये एफिशिएंसी में भी सब ऑप्टिमल है क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो क्या होता है तो ज़मीनी पानी जो है लाइक हमारा वाटर टेबल क्यों इतना घट रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो बस जहाँ वाटर इंटेंसिव क्रॉप हमको नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगा रहे हैं क्योंकि पानी फ्री है। तो उससे वाटर टेबल पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये ऐसा पॉलिसी है जो इक्विटी के लिए भी ख़राब है और एफिशिएंसी के लिए भी ख़राब है। तो अगर हम बजट का एनालिसिस करें और धीरे धीरे ऐसे जो पॉलिसीज़ जो इक्विटी और एफिशिएंसी दोनों के लिए ख़राब हों उस विषयों पे अगर हम खर्च करना कम करें और उस पैसे के साथ जो इक्विटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ाएं तब हम डेवलपमेंट भी बढ़ाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ाएंगे, ग्रोथ भी बढ़ाएंगे। तो आप कह रहे थे ना कि कैसे पॉलिसीज़ क्या हम कर सकते हैं जाके डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बजट को बारीकी की तौर से हम एनालाइज करें। अगर आप देखें तो हाउस होल्ड बजट हम सबकी फिक्स बजट है तो हम सब कुछ थोड़ी खरीद सकते हैं, तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही सरकार को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और वो प्रायोरिटाइजेशन के लिए डेटा की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है और बेटर पब्लिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ताकि पब्लिक भी समझे कि क्योंकि पब्लिक की मांग होती है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में अगर पब्लिक को साथ ले जाना हो तो पब्लिक को समझाना पड़ता है कि अगर हम कोई पॉलिसी का डिसीजन ले रहे हैं तो समझाइए कि डेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे सब्सिडी जा रहा है इसलिए हम इसको कम कर रहे हैं। तो ऐसी पब्लिक डिस्कोर्स भी बढ़ेगा और तभी पॉलिसीज़ भी इम्प्रूव। इसमें एक चीज़ मतलब थोड़ा सा बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि वेलफेयर एक्सपेंडिचर एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आता है सिंस ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनता ही है। हाँ, फार्मर्स पे टैक्स क्यों नहीं है, मिडिल क्लास अक्सर ये सोचता है। और आपने फ्री बिजली की बात ही की। थोड़ा सा अभी हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे थे उसके पहले और इस समय उसके अराउंड बस भी है, बहुत बात भी होता है और एक डिबेट भी है कि क्या हर तरह का डेटा कलेक्ट करना चाहिए क्या जो भी अवेलेबल है। उसमें एक चीज़ है कास्ट सेंसस और जिससे हमें न सिर्फ सेंसस उसमें फिर एक सोशल एंड इकोनॉमिकल सर्वे हो और पता चले कि किस जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए और फिर वो पब्लिक में भी लाया जाए वो डेटा। इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप इसको, पॉलिटिक्स को किनारे करिए, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर सकते हैं? जी, इकोनॉमिस्ट के तौर से ऑनेस्टली मैं मानता हूँ कि जब तक कोई ये क्लैरिफाई ना करे कि वो कास्ट सेंसस के बेसिस पे क्या पॉलिसीज़ बनेंगी, मैं मानता हूँ कि उसमें आई एम नॉट कन्विंस्ड। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि करना चाहिए, मैं सिर्फ कहूँगा कि आई एम नॉट कन्विंस्ड येट कि इसमें क्या फ़ायदा होगा। मैं इसको ज़्यादातर पॉलिटिकल चीज़ मानता हूँ, इकोनॉमिक चीज़ नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि अगर आप पॉलिसी एनालिसिस अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये बात ज़रूरी है कि मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, जो पैसा है, ज़्यादातर एडवांटेजेस कैटेगरीज को जाते हैं। लेकिन तो ये बात ज़रूरी होगी कि अगर हम लार्ज लैंड ओनर्स, तो ये बात मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि अगर आप देखें कि सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा कहाँ जा रहा है तो लार्ज लैंड ओनर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और ये भी ज़रूरी होगा कि मैं मतलब सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, वो डेटा मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सर्टनली ये होगा कि अगर आप कास्ट का कोरिलेशन करें तो मोर एडवांटेजेस कास्ट का ज़्यादा लैंड होल्डिंग भी होगा। तो ऐसे तो मेरा ये मानना है
कि ज़्यादातर अगर हम इकोनॉमिक डिसएडवांटेज पे फोकस करें तो उसमें मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ डिसएडवांटेज उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बट ये दिस इज़ जस्ट माय ऑब्जर्वेशन एज एन इकोनॉमिस्ट। मैं मतलब सी कास्ट पे जब आप बात कर रहे हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तमिलनाडु में जहाँ तमिलनाडु महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स में जहाँ एजुकेशन हैज़ बीन बेटर, तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अमित आहूजा, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है कॉल्ड मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड। हाँ, बर्कली में पीछे, हाँ आई थिंक अभी सेंटा बारबरा में प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है। तो उनका ये कहना है कि जब हम वन क्वेश्चन इज़ ये पब्लिक सर्विसेज जो हैं ये वाई आर दे सो वीक, बट वाई आर दे बेटर इन तमिलनाडु, वाई आर दे बेटर इन सम अदर स्टेट्स। तो वहाँ पे उनका मानना है कि वो जो सोशल मोबिलाइजेशन जो हुआ था इट वॉज डन एज अ ग्रुप टू गेट बेटर पब्लिक गुड्स लाइक एजुकेशन, वेयर एज जो नॉर्थ में जो कास्ट मोबिलाइजेशन हुआ है वो ज़्यादातर इट हैज़ बीन हाउ टू गेट बेनिफिट फॉर योर ग्रुप एज अपोज टू हाउ टू गेट ब्रॉड पब्लिक बेनिफिट्स। तो मेरा ब्रॉड ये मानना है कि जो सोशल जस्टिस के हमारे जो एडवोकेट्स हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, उनको जाके तमिलनाडु केरला मॉडल से ये सीखना चाहिए कि इन स्टेट्स ने एक चीज़ जो सही की वो है ब्रॉड बेस्ड सोशल रिफॉर्म करके ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे उन्होंने ध्यान दी। और मैं मानता हूँ ये उनकी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये रहा है कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ज़्यादातर बेटर है। जॉब्स पर मैं बात करना चाहता हूँ और ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी चुनाव लोकसभा के होकर गए हैं, विधानसभा चुनाव उसके बाद 2 प्रदेशों में अनाउंस हो गए हैं और अभी ग्राउंड पर जाएंगे आपको सुनने मिलेगा कि नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गारी बहुत है साहब, हमारे बच्चे क्या काम करें। अब उसमें दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि हमारे यहाँ जिस तरह का पॉपुलेशन है सरकार सब हाथों में काम नहीं ही दे सकती है, संभव ही नहीं है, इसलिए हमें वैकल्पिक दूसरे तरीके प्राइवेट जॉब्स अदर चीज़ें लोग। लेकिन जनरली ये है कि एक परसेप्शन है कि अगर बेरोज़गारी है ज़्यादा तो उसके लिए ज़िम्मेदार सरकार ही है, उसका डिफेंस भी है अपने स्तर से जो लोग पेश करते हैं। कैसे इस समस्या से कैसे डील किया जाए? इतनी नौकरियां तो आ नहीं सकती जितनी नौकरियां पाने वाले लोग होंगे हमारे पास। हाँ, तो आई थिंक एक दो चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें आई थिंक एकदम साफ क्लैरिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि सरकार का काम ये नहीं कि सरकारी नौकरी दे सबको, सरकार का काम ये है कि ऐसी गवर्नेंस की व्यवस्था बने। अगर आप कोई भी डेवलप कंट्री को देखें ज़्यादातर जॉब सरकार में नहीं बनते हैं, सो जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में ही बनते हैं। तो सरकार के हम तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक माइंडसेट शिफ्ट हमको ले आना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी का ये उद्देश्य नहीं है कि नौकरी दे, सरकारी नौकरी का ये उद्देश्य है कि जनता को सर्विस पहुँचाए। इसलिए हम सरकारी नौकरी कहाँ से आती है? हमारे पैसे से आती है ना, टैक्स पेयर पैसे से ही तो सरकारी नौकरी आती है। तो टैक्स पेयर पैसा सरकारी नौकरी में क्यों जाता है? वो नौकरी देने के लिए नहीं जाता है, वो सर्विस देने के लिए जाता है। तो हमारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो लेक्सिकॉन जो है, जो हम पब्लिक डिस्कोर्स करते हैं, ये हमको बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि ये हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पूरा डिस्कोर्स हम बदलें, क्योंकि सरकारी नौकरी जब तक हम एम्प्लॉयमेंट की तरह से देखें देन वी विल नॉट बी डिलीवरिंग टू फुल पोटेंशियल। तभी इसका अभी प्रॉब्लम क्या है? सरकारी नौकरी के स्ट्रक्चर में बहुत ही मतलब कमजोरियां हैं। तो एक है कि एक तौर से देखें तो इंडियन गवर्नमेंट में सबसे कम स्टाफ है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हमारी एम्प्लॉय टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है, तो हमें ज़्यादा लोग चाहिए गवर्नमेंट में। लेकिन इतने लोग कम क्यों हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी अगर क्रॉस कंट्री तौर से हम देखें तो गवर्नमेंट सैलरी सबसे ऊंचे इंडिया में है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, क्रॉस कंट्री एज इन आप एशियन कंट्रीज में कंपेयर? सारे कंट्रीज में अगर आप गवर्नमेंट सैलरीज टू जीडीपी वो रेशियो, जीडीपी एंड जीडीपी, तो जितना जीडीपी है उसके अनुसार अगर आप देखे थे तो इंडिया में सरकारी सैलरीज सबसे हाई हैं। तो इसीलिए हर एजुकेटेड यूथ यही चाहता है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिले। लेकिन ये सरकारी नौकरी की स्ट्रक्चर ने हमको बहुत सारे नुकसान पहुंचाए हैं। तो ये मैं धीरे से थोड़ा समझाना चाहूँगा, तो आप इसको थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ होगी। क्योंकि क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के, अफसरों की तनख्वाहें कम होनी चाहिए? तो नहीं, नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आगे हम जाएं तो जो एग्जिस्टिंग तनख्वाह है वो तो कम नहीं हो सकता, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप तनख्वाह कम करें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो
एवरी ईयर हर साल जो ग्रोथ आती है बजट में, जो बजट बढ़ती है, तो वो पैसा हम ज़्यादातर पे कमीशन के तौर से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके आमदनी बढ़ाने में लगाते हैं। तो मैं कहूँगा वो नहीं होना चाहिए और वो पैसा से ज़्यादा लोगों की भर्ती होनी चाहिए। हर साल अप्रेजल नहीं होना चाहिए? अप्रेजल ज़रूर होना चाहिए, अप्रेजल तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लाइक अगर आप सैलरीज़ के देखें कहाँ हमारा पैसा जाता है, सो दो गवर्नमेंट सैलरीज अभी relative to market are so high that इसलिए we are not able to afford it. तो इसमें एक दलील और है, एक लॉजिक ये है कि साहब सरकारी नौकरियों में अगर तनख्वाह कम रहेगी, जितनी कम होगी, करप्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। क्योंकि जैसे अगर ये समझा जाए कि बहुत सारे जो स्किल्ड लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर का रुख करते हैं, वो ये समझते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा दे देगी, हम उससे ज़्यादा प्राइवेट से कमा लेंगे। हाँ, गवर्नमेंट में अगर कोई व्यक्ति 12 साल 15 साल काम करता है और फ़र्ज़ करिए कि IAS ऑफिसर है, ज़िलाधिकारी रहता है, फिर वो सेक्रेटरी लेवल पे हो जाता है, उसकी तनख्वाह जितनी रहती है, अगर वो और भी कम हो, फ़र्ज़ करें गोइंग फॉरवर्ड, आज से 15-20 साल बाद जो नई नौकरियां निकलेंगी, तो भूख ख़त्म नहीं होगी क्या? मतलब ये नहीं होगा कि थोड़ा सा अगर टेबल के नीचे से आता है, थोड़ा कमीशन आता है, उससे एक अलग तरह के करप्शन को बढ़ावा मिल सकता है, ऐसी दलीलें आती हैं। नहीं, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक बात मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो हमारे टॉप अफसर लोग जो हैं उनकी तनख्वाह एक्चुअली मार्केट से कम है, जो क्योंकि लाइक जो टॉप लेवल्स जो हैं उनका अगर मार्केट लेवल पे देखें तो जो हाई स्किल्ड जो लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका तनख्वाह एक्चुअली शुड बी हायर। लेकिन जो एंट्री लेवल पे जो सरकारी नौकरियां हैं, जो ज़्यादातर जहाँ पे इतना डिमांड होता है, मतलब वहाँ पे सैलरीज आर टू हाई, सो दैट्स माय पॉइंट। ना ये जो सेकंड बात आपने कही जो करप्शन के बारे में, तो ये अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कोई रिसर्च ऐसा नहीं है जहाँ बताता है कि ये सैलरी बढ़ाने से करप्शन कम होता है। तो इसका सिस्टम ये बहुत ही गंभीर समस्या है, तो इसको हम कैसे हल करें, तो इसलिए मैंने वो चैप्टर 5 जो है पर्सनल मैनेजमेंट में बहुत केयरफुली 2-3 आइडियाज़ मैंने निकाले हैं, क्योंकि मैं आपके जो सारे कंसर्न्स हैं वो भी मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी एम्प्लॉयमेंट कम हो, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो सैलरी हो वो कम हो, मैं कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ। तो ये सो वी नीड टू हायर मोर, बट वी नीड मोर अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें तेलंगाना सरकार ने लाइक एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि उन्होंने 10,000 पंचायत सेक्रेटरीज अपॉइंट किए थे और अपॉइंट करके उनको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट और 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंट करके कहा था कि आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पे आपको नौकरी पक्की होगी। तो उसमें मेरी टीम ने उनके साथ परफॉर्मेंस मेजरमेंट में उनका हेल्प किया था और ये हमको देखने को मिला कि नॉट ओनली परफॉर्मेंस इतना बढ़ा कि तेलंगाना को राष्ट्रीय तौर पे 40% पंचायती राज अवार्ड्स मिले थे, इवन दो उनका पॉपुलेशन तो सिर्फ 5% था। तो ये ऐसे प्रयोग हमको ले आना पड़ेंगे जैसे कि सरकार में हम भर्ती करें, लेकिन वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे या तो रेगुलराइज हो या तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सो वो बैलेंस हमको चाहिए कि बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं होगा तो सिटीजन वेलफेयर नहीं आता है। सो द बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सिटीजन वेलफेयर। तो अभी हर नौकरी के लिए जो हंड्रेड्स ऑफ यूथ आर अप्लाइंग, लाइक आई मीन, तो जीत के एक की लॉटरी लग गई उसकी लाइफ बन गई। बट द क्वेश्चन इज हाउ डू यू ऑप्टिमाइज वेलफेयर फॉर सिटीजन। सो इसमें 2 और आइडियाज़ मैंने किए हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है प्रैक्टिकम बेस्ड ट्रेनिंग की। तो ये प्रैक्टिकम बेस्ड ट्रेनिंग का आइडिया ये है कि अभी देखिए, सो टीचर ट्रेनिंग में लाइक कई सारे बच्चे प्राइवेट में जाके बहुत सारी फीस देते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती और उनको भर्ती नहीं होती और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो मैंने ये सुझाव किया है कि गवर्नमेंट को खुद एक हाई क्वालिटी प्रैक्टिकम बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए जहाँ के हाई अचीविंग 12th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन को उसमें एडमिशन हो जाए और ये ट्रेनिंग फ्री होगी। तो सरकार की तरफ से स्पॉन्सर किया जाएगा ट्रेनिंग, लेकिन उस ट्रेनिंग में आपको 3 महीने का थियोरी और 9 महीने का प्रैक्टिस होगा। तो जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है तब आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से 3-4 फायदे होते हैं। तो एक, आपका ट्रेनिंग क्वालिटी बढ़ता है। तो अगर आप रिसर्च देखें तो आज कोई टीचर ट्रेनिंग क्रेडेंशियल जिसके पास सर्टिफिकेट हो और उसका इफेक्टिवनेस जो क्लासरूम है उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। ओके, तो और वो कनेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो कुछ डिग्री फर्जी हैं और कुछ जो डिग्री सच भी हैं वहाँ पे ज़्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज उसको दिया जाता है। तो ये हमको रिसर्च ग्लोबल तौर से देखने को मिल रहा है कि सबसे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम वही होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट हो। तो
एक प्रैक्टिकम हो जाएगा। और फिर मैं उसमें फिर कह रहा हूँ कि जब रेगुलर भर्ती होती है तो उसमें आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का थोड़ा वेटेज दीजिए ताकि उसका भी आप लॉन्ग टर्म पाइपलाइन आप इंप्रूव कर सकें। क्यों ये वाई इज़ दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज जो है वन ऑफ द रीजंस आवर पब्लिक एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज सो वीक, क्योंकि जो नौजवान हैं उनको कोई ये मतलब ये नहीं देखता कि इस सेक्टर में नौकरी है, उस सेक्टर में नौकरी, मेरे को बस सरकारी नौकरी चाहिए। तो हर सरकारी एग्जाम को एंट्रेंस दे रहे हैं। तो किसी को बॉटनी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई, किसी को एजुकेशन। सो दिस वे जो होगा, जो जिस फील्ड में आपने इंटरेस्ट दिखाई हो उस फील्ड में लेकिन आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दैट वे ट्रेनिंग इज ऑल्सो बेटर एंड देन उसका यू कैन ऑल्सो कनेक्ट इट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड इम्प्रूव द प्लेसमेंट्स ओवर देयर ऑल्सो। सो इट इज़ अ डीप एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अ वेरी सिस्टमैटिक नुआंस सोल्यूशन। तो ऐसे 2-3 आइडियाज़ मैंने दिए हैं। एक और आइडिया है कि अभी यूपीएससी में अभी जो सिलेक्ट करते हैं एग्ज़ाम, तो हाई क्वालिटी एग्ज़ाम है, उसमें हम टॉप 0.1% को सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो मेरा आइडिया ये है क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत स्टाफ शॉर्टेज है, गवर्नमेंट को स्टाफ चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट परमानेंट तौर पे दे आर नॉट एबल टू हायर मोर क्योंकि उसका फिजिकल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये आइडिया है कि जो टॉप 0.1% है उनको आप जैसे एंट्री कर रहे हो आप कीजिए, लेकिन नेक्स्ट 1% जो है, टॉप 1% जो है, उनको आप एम्पैनल कीजिए ताकि, क्योंकि टॉप यूपीएससी में आप टॉप 1% में हो, तो वो एम्पैनल कैंडिडेट्स को फिर कोई भी सरकार 3 to 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दे सकते हैं। क्योंकि हम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो वी हैव अ सिवियर स्टाफ शॉर्टेज, इसलिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर आप देखें तो उनको 50 डिपार्टमेंट के ओवरसाइट करने होते हैं। तो अगर 2-3 ऐसे नौजवान हो जो कंप्यूटर सावी हो, डेटा सावी हो, तो वहाँ पे लोकल लेवल गवर्नेंस भी बहुत बढ़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन मैंने किताब में स्टेट लेवल रिफॉर्म इसलिए फोकस किया है क्योंकि ये एक मेन्यू ऑफ आइडियाज़ है, ताकि कोई जगह में कोई कुछ ट्राई करेगा तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये आइडियाज़ पूरी देश पे एक शॉट में लागू होने चाहिए। मैं यही मानता हूँ कि जो भी आइडियाज़ हैं उनको स्मॉल तरह से पायलट किया जाए, उसका फीडबैक लिया जाए और उसके तौर से इम्प्रूव करके अगर काम करे तो उसको स्केल अप किया जाए, काम ना करे तो उसको स्टॉप किया जाए। करेक्ट। ये आइडियाज़ के जो मेन्यू है उसमें एक मेन्यू का ऑप्शन होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, हाँ, फिक्स टर्म की। जैसे बीते दिनों अग्निवीर योजना की बात हुई जिसमें 4 साल के लिए भर्ती थी और उसका बहुत सारा विरोध हमने देखा और तमाम तरह की चीज़ें हुई। तो अग्निवीर योजना या बाकी सारी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स पर आपका क्या टेक है? क्योंकि तो आप भी मान रहे हैं कि हर हाथ में सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो सरकार का काम है कि उस तरह की वो योजनाएं बनाए जिसमें बस रोजगार पहुंच जाए। इस सवाल में इसको इस तरह से भी देखिए, मैं ज़रूरी नहीं है मतलब कि अग्निवीर पर आप एक पॉलिटिकल मुद्दा है और आपकी राय पूछ रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अग्निवीर जैसी पॉलिसीज़ जो हैं, आपने भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की बात कही है, या जैसे अभी आप कह रहे थे 1% को इम्पैनल किया जाए 3 to 5 ईयर्स के लिए प्रोबेबली, या ज़्यादा के लिए, बट ये एक 3 से 5 साल तक का ही है, 5 साल बाद क्या होगा? सो ये जो आप दोनों पैरामीटर कह रहे थे कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और उसका इजाफा भी हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हेल्पफुल रहेंगे? हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनलाइक अग्निवीर जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ उसमें ये है कि 3 to 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद आपका। तो उसमें क्या होता है, जब रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगर आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हो तो सी वी हैव टू बैलेंस एम्प्लॉय वेलफेयर एंड पब्लिक वेलफेयर। तो अभी क्या होता है कि वंस एक परमानेंट जॉब हो गई तो देन पब्लिक वेलफेयर सफर्स, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई स्किल अपग्रेडेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो लेकिन अगर सिर्फ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हो देन दैट इज अनफेयर टू द एम्प्लॉई। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें, अब प्राइवेट में कहीं आपने लाइफ टाइम नौकरी की आपने देखी, तो the basic point is because the private sector is balancing employee welfare and productivity. अगर private sector annual contract देगा तो अच्छे employees नहीं आएंगे, तो उनको भी थोड़ा security देना पड़ता है और थोड़ा accountability होना चाहिए ना। तो वैसे अगर हम देखें कि effective management principle अगर आप देखें तो यही effective management में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा कि lifetime नौकरी किसी की पक्की हो, है ना। तो फिर lateral entry भी हो सकती है। जी, lateral entry एक छोटा मुद्दा है। lateral entry में 50 small numbers of कैंडिडेट्स की बात हो रही थी, मैं उस पे भी मतलब थोड़े थॉट्स आई विल प्रेजेंट, बट माय लार्जर पॉइंट सी हियर इज द सिंपल पॉइंट, ओके, व्हिच इज गवर्नमेंट हैज टू फ्यू एम्प्लॉइज, वी डोंट हैव इनफ पीपल, but the ones we have are not accountable enough.
सो वी नीड टू हायर मोर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि आज की इस व्यवस्था में नौजवान भी दे आर गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि सरकार भर्ती नहीं कर रही है, क्योंकि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट में उनका फिजिकल इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि वो नौकरी फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पैसे हैं नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसे सिस्टम बनाएं तो ये एम्पैनलमेंट सिस्टम का क्या एडवांटेज है, तो वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी को फेवरेटिज्म ये नहीं होगा। अभी ये लैटरल एंट्री में जो क्रिटिसिज्म जो हुआ था, इसमें वो रिजर्वेशन का मुद्दा अगर नहीं होगा तो क्या होगा। मेरे ये जो 1% प्रपोजल में है उसमें पूरा रिजर्वेशन का भी उसका लागू हो सकता है, क्योंकि जैसे हम यूपीएससी में करते हैं उसी एम्पैनल लिस्ट में ऐसा हो सकता है, और डिपार्टमेंटल तौर पे उसका कोटा का वेरिफिकेशन हो सकता है। सो दिस कैन बी डन। बट इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप किसी कैंडिडेट को 3 to 5 years रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप अपॉइंट करेंगे तो 3 to 5 years इज़ अ लॉन्ग इनफ टाइम टू से कि मेरे को ये नौकरी अच्छी तरह से करनी है। अभी आपने ये नौकरी मतलब 5 साल थोड़ी की है, लेकिन 1, 2, 3 साल जितना किया है आपने, बट यू कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन गेटिंग बेटर। सो व्हाई डू यू डू दैट? क्योंकि कोई लाइफ टाइम नौकरी आपको पक्की नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इफ़ वी वॉन्ट पीपल टू कीप गेटिंग बेटर, यू नीड सर्टन बैलेंस ऑफ सेइंग दैट देयर इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड रिन्यूअल, राइट। लाइक आई मीन, तो बस वही कह रहा हूँ। सो ऐसे नहीं कि एवरी जॉब हैज़ टू बी दैट वे। ऐसे कुछ जॉब्स जो हैं, जो आईएएस वाले हैं, जिनको जो सीनियर पॉलिसी लेवल तक पहुँचते हैं, ये ज़रूरी है कि उनका फील्ड लेवल एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए हमने वो सिस्टम बनाई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिस्टम को हटाया जाए, लेकिन उस सिस्टम को सप्लीमेंट करने के लिए वी माइट नीड एडिशनल ऑप्शंस। और उसमें मैंने एक आइडिया ऐसा किया, एंड विच विल बेनिफिट द यूथ, क्योंकि आज तो मतलब 0.1% का सिलेक्शन हो रहा है ना, तो इसमें मतलब 10 times more कैन गेट एम्पैनल्ड, कैन गेट एम्प्लॉयड इन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्टिव वेज, तो उनके स्किल्स भी बढ़ेंगे। और फिर जब लैटरल एंट्री की आप बात कर रहे हो, इवेंचुअली ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, मैंने ये भी आइडिया रखा है कि आप 3 to 5 years कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, और 2-3 बार परमानेंट भी हो सकते हो। सो देन इट बिकम्स, जैसे तेलंगाना का एक्सपेरिमेंट जो मैंने कहा था, इट बिकम्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड रेगुलराइजेशन एंड नॉट रेगुलराइजेशन ऑन day 1 बेस्ड ऑन एन एग्जाम। सो दीज आर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, बट मैंने आई हैव पुट इट आउट देयर सो दैट वी कैन हैव अ डीपर डिस्कशन ऑन। अच्छा, बहुत छोटी सी चीज़ और पूछ लूँगा, फिर दीपक ही पूछेंगे। और वैसे भी समय हमारा, हम जो बहुत कम समय है और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, और जो अब मैं पूछ रहा हूँ छोटे छोटे जवाब रखिएगा, कोशिश करिएगा। अमेरिकन वेब सीरीज़ अगर हम कोई देख रहे हैं और किसी की कार में टक्कर लग गई या उसको छोटी सी चोट लग गई, और फिर वो डायलॉग आता है, डोंट वरी आई एम इंश्योर्ड। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस की बात जब आती है ना, तो एक अमेरिका का सिस्टम है, प्राइवेट में आप दिखा नहीं सकते, बहुत महंगा है, ठीक है, तो आपका यू हैव टू हैव इंश्योरेंस। यहाँ पर कंपैरेटिवली हेल्थ इंश्योरेंस बाकी देशों से, वेस्ट से तुलना करें तो सस्ता है, पर इंश्योरेंस को लेकर के उस तरह का अवेयरनेस या क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन नहीं है, कि ज़्यादातर लोग मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल सिस्टम क्या होना चाहिए? ये तो मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स सवाल है, मतलब इसका तो एक शॉर्ट आंसर तो मानता हूँ असंभव है, क्योंकि दुनिया के तौर पे हेल्थ इकोनॉमिक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कुछ है ही नहीं। तो मतलब इसका मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई मॉडल्स हमको सीखने चाहिए तो सिंगापुर का मॉडल काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे एक लेयर ऑफ पब्लिक इंश्योरेंस होता है और उसके ऊपर उसका बेसिक कवरेज हो जाता है, और फिर उसके ऊपर अगर आप और अतिरिक्त लेना चाहें तो प्राइवेट के तौर से ले सकते हैं। लेकिन दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और ये एक और मतलब कॉम्प्लिकेशन ये है कि अभी इंश्योरेंस की बात हो रही है, वो हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमारी इवन प्राइमरी हेल्थ और बेसिक पब्लिक हेल्थ में इतनी वीकनेसेस हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी डेवलपमेंट की स्थिति में ऐसे नहीं कि इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इवन मोर इंपॉर्टेंट ये है कि हम पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दें। पब्लिक हेल्थ मतलब जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हो, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या होता है साइकोलॉजिकली, जब हम हेल्दी होते हैं तो हम स्वास्थ्य पे हम अटेंशन नहीं देते, जब कोई बीमारी होती है तभी हम अटेंशन देते हैं। लेकिन अगर आप डेटा और रिसर्च को देखें तो प्रिवेंशन इज़ मच बेटर। तो सिमिलरली पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अगर, तो ये एक डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु हैज़ अमंग द बेस्ट हेल्थ आउटकम्स इन इंडिया, बट उनका बजट उतना, दे डोंट स्पेंड दैट मच, तो हाउ डू दे गेट सो मच वैल्यू? तो उनका की है एक पब्लिक हेल्थ कार्डर है वहाँ पे, जो उनका फोकस ये रहता है कि पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, डिजीज़ कंट्रोल, तो उस पर बहुत अटेंशन रहता है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि इंश्योरेंस तो ठीक है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लेवल पे वो पब्लिक हेल्थ हैज़ बीन निगलेक्टेड एंड वी हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन दैट। कार्तिक, कुलदीप जिस इलाके से आते हैं और जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है ज़मीन की, कि हमारी मेड़ काट डाली, कि हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया, कि हमारी फसल ले ली, है ना। ज़मीन के झगड़ों को सुलझाने का रामबाण इलाज क्या है? तो सी, अगर ये
अगर ऐसे कठिन मसलों पर रामबाण होती तो मतलब कोई और भी कर लेता ना, तो और फिर मुझे 600 पेज की किताब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो मतलब यही हमारी प्रॉब्लम है ऑनेस्टली, कि हम बहुत ओवर सिंप्लीफाइड सिल्वर बुलेट सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, क्योंकि बट दीज आर सिस्टमिक इश्यूज। तो अभी ये जो है, दिस इज़ अ सिस्टमिक इशू ऑफ आवर कोर्ट सिस्टम, अवर जस्टिस सिस्टम, राइट। तो अगर आप इसका एनालिसिस देखें तो यस, ये बात ज़रूरी है कि हमारी कोर्ट सिस्टम में बहुत सी कमज़ोरियां हैं, कि 30 मिलियन से ज़्यादा कोर्ट केसेस के पेंडेंसी हैं। तो इसमें मेरे बहुत से आइडियाज़ हैं। तो जो ओवरऑल कोर्ट सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव करें, कुछ आइडियाज़ हैं विद इन द जुडिशरी, जो कोर्ट्स के ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। कुछ आइडियाज़ हैं जो सरकार कर सके। तो उसमें फॉर एग्जांपल जो लैंड की आप बात कर रहे हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बेटर लैंड टाइटलिंग सिस्टम बनाया जाए, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली हर लैंड का हमारा, बट दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ये लैंड का प्रॉब्लम इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया में वी हैव शेयर क्रॉपिंग का ट्रेडिशन था, ताकि क्योंकि लैंड का थोड़ा राइट था मालिक का, थोड़ा राइट था पेजेंट का। तो उसको आप अगर पट्टा दोगे तो किसको दोगे, कैसे दोगे, अगर आप, सो दिस दैट इज़ व्हाट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसा नहीं कि सारे समस्या एक ही सिस्टम में हल हो सकते हैं, लेकिन अभी लैंड टाइटलिंग का प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कई राज्यों में, और अगर हमारी लैंड टाइटलिंग सुधरेगी तो ऑटोमेटिकली मेनी ऑफ दीज डिस्प्यूट्स भी कम होंगे। लेकिन उसका बड़ा इलाज यही है कि जुडिशियल सिस्टम को हम स्ट्रेंथन कैसे करें। तो जुडिशियल सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत सारे आइडियाज़ रखे हैं। तो एक दो सिंपल आइडिया हैं उसमें कि अगर आप वर्कलोड देखें डिस्ट्रिक्ट जजेस के, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में उनको जजेस को उनको 3 तो 5 क्लर्क मिलते हैं जो लॉ स्कूल के ग्रेजुएट हों और जो उनको रिसर्च में हेल्प कर सके, जजमेंट लिखने में हेल्प कर सके। तो एक सिंपल आइडिया ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हम एक एग्ज़ाम के तौर से 1-2 क्लर्क अगर हम डिस्ट्रिक्ट जजेस को हम ऐड करा दें तो उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली लैंड डिस्प्यूट्स पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं एक रीसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक स्टडी, एक बर्कली यूनिवर्सिटी बर्कली के एक स्टूडेंट ने पीएचडी में ये स्टडी किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जो जज वैकेंसीज जो हैं, अगर वो जज वैकेंसी अगर आप भरेंगे तो हर जज से 200 केसेस का क्लियरेंस होता है, और वो 200 केसेस ज़्यादातर ज़मीन के होते हैं और क्रेडिट के होते हैं। तो वो केस क्लियर करने से ये स्टडी बताती है कि टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जब कोर्ट केस में लैंड फंसा हो या क्रेडिट फंसा हो तो वो प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं हो पाता, लेकिन जब कोर्ट क्लियर हो जाता है तो लैंड भी प्रोडक्टिवली यूज़ होने लगता है। तो उसने एस्टिमेट किया है कि ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है उसको जज के कॉस्ट से 30 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है। तो वही कमिंग बैक टू इश्यूज़ ऑफ गवर्नेंस एंड स्टेट कैपेसिटी, लाइक कोर पॉइंट अगर हम गवर्नेंस पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा कई गुना हो सकता है पूरी सोसाइटी के लिए। एक ये सवाल था कि जैसे भारत में बहुत अलग अलग सामाजिक क्लासेस हैं ना, सोशल क्लासेस हैं। जैसे आपकी किताब में है कि 10% बहुत अमीर हैं, फिर 40% का अलग स्टाटा है, 50 से 60% का अलग है। लोग प्रोफेशन के हिसाब से बहुत अलग अलग ऑक्यूपेशन चुनते हैं। तो अगर इंडिया को एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट में आना है तो हर सामाजिक वर्ग अपने स्तर पर क्या क्या काम कर सकता है, अलग अलग सोशल ऑक्यूपेशंस, अलग अलग क्लासेस के तौर पर? जैसे ये जो ग्रोथ का व्हील है ना, इसको घुमाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी टैक्स भर देता हूँ, जो टैक्स भरने वाली इनकम जिसकी नहीं है वो क्या कर सकता है, या मैं इसके टैक्स भरने के अलावा और क्या कर सकता हूँ कि इस ग्रोथ के व्हील में मेरा भी एक एफर्ट लगे? हाँ, तो इसमें मतलब देयर आर 2 वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एक जो बात कही वो मैं कह रहा था ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इंडियन इकोनॉमी को हम एनालाइज करें तो ये मेरी एनालिसिस नहीं है, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उनका कहना है कि लगभग जो है एक इंडिया 1 जो कहते हैं, लाइक आई मीन जिनके हाई इनकम्स हैं वो मतलब उनका डिमांड से इकोनॉमी का डिमांड स्टिमुलस होता है, और फिर तो 30% जो है, बट ये दिस इज़ नॉट कास्ट सोशल, दिस इज़ इकोनॉमिक स्ट्रेटा, लाइक आई मीन, तो उनका एनालिसिस है। तो बट इट इज़ ट्रू कि एक 50% जो वीकेस्ट सेक्शंस हैं, जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में है, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में है, वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी भी है। तो उनका हाउ शुड वी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आज जो है हमारी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ऐसी है कि दैट इज़ द सेगमेंट दैट डिपेंड्स ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स। इसलिए लाइक आई मीन ऑल द इलेक्शंस फोकस ऑन आपको कौन सा स्कीम मिलेगा, कौन सा वेलफेयर मिलेगा। बट अगर हमको फुल पोटेंशियल पे ग्रो करना हो तो वो जो मतलब डिसएडवांटेज सेगमेंट्स है उनको
पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ वेलफेयर से एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स टू पर्सनल एंड नेशनल ग्रोथ को वी विल हैव टू हेल्प देम ट्रांसफॉर्म। एंड उसके लिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्किल्स। सो अगर हम एजुकेशन और स्किल्स पे फोकस करें तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी पॉइंट। फिर आपने कहा सेकंड, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन विच इज इन चैप्टर 18 जो है स्टेट, सिटीजन एंड सोसाइटी में। तो ये बुक की स्ट्रक्चर ऐसी है कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में मैंने कहा है कि द इम्पेरेटिव ऑफ स्टेट कैपेसिटी, के ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। सो राकेश मोहन जी जो हैं, जो 91 रिफॉर्म्स के एक इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्ट थे, उन्होंने 25 साल उसका रिव्यू करते कहा कि अभी इंडियाज द वे फॉरवर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इज हेल्ड बैक बाय वीक गवर्नेंस इन एवरी वे। तो ये द पॉइंट इज टू से गवर्नेंस पे हम सबसे इंपॉर्टेंट फोकस वी नीड टू पे ऑन गवर्नेंस। देन एक दो चैप्टर्स हैं जहाँ जिक्र किए पॉलिटिकल इंसेंटिव्स और कंस्ट्रेंट्स, ब्यूरोक्रेटिक इंसेंटिव्स और कंस्ट्रेंट्स। फिर बुक का कोर फोकस है कि हाउ डू यू स्ट्रेंथन पब्लिक सिस्टम्स। देन देयर इज सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, कोर्ट्स, वेलफेयर, जॉब्स, उस पे सेक्टर्स हैं। और फिर लास्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो हैं अभी हम इसको हाउ डू यू मेक इट हैपन। तो उसमें एक पीस है इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना और दूसरा पीस है स्टेट, सिटीजन, सोसाइटी के हम सब इंडिविजुअल तौर पे क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें मैंने कई कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी के लिए मैंने आइडियाज़ रखे हैं। तो गवर्नमेंट के भी आइडियाज़ हैं, फैकल्टी, रिसर्चर्स, बिजनेस और मीडिया। तो लाइक फॉर द मीडिया द आइडियाज़ आर टू काइंड ऑफ, क्योंकि हमारी साउंड बाइट कल्चर में एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर सेंसेशनलिज्म। तो मेरी मीडिया से यही विनती है कि मतलब टॉपिक्स जो कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप उनको इग्नोर ना करें। इसलिए आई एम सो हैप्पी टू बी ऑन दिस शो। आपका किताब वाला शो है, मतलब ये सुन के मुझको आई वाज सो हैप्पी कि एक पूरा शो है जहाँ आप किताबों की चर्चा करते हैं। नाउ एंड फॉर स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स मेरा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही कि आप बेटर पहले अपने आप को एजुकेट करें और अवेयर एंगेज बने, ताकि आप समझें कि सिस्टमिक इश्यूज क्या हैं। क्योंकि हम क्या समझते हैं कि इलेक्शन में लीडर चेंज करने से सब चेंज हो जाएगा, नहीं। तो वो तो ड्राइवर तो 1950s के एम्बेसडर है ना, तो आप ड्राइवर जितना भी चेंज करोगे यू हैव टू फिक्स द कार। सो दैट रिक्वायर्स डीपर सिस्टमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस। सो द फर्स्ट थिंग इज टू बी educated and then engaged, and educated engagement will create empowerment। तो उसमें एक concrete area है local government। तो अगर आप चाहें तो citizens अपने local government के तरफ से अगर देखें कि चलो what are the functions that happen here, how can I go and help। so there are अभी कई सारे NGOs हैं, जैसे कर्नाटका में जनाग्रह, पुणे में और कोई उनका नाम याद नहीं रहा, तो उन्होंने सब ऐसे citizens checklist बनाए ताकि हर citizen को अपने आप how can you contribute to building a more effective local government। but it is a complex project that will take support of all sections of society, and वही मतलब वो चैप्टर में I have discussed। कैमरे के पीछे मोहन है, मोहन का एक नाम वासुदेव भी होता है, तो मुझे वो संवाद याद आ रहा है कि सूर्यास्त होने वाला है पार्थ। लेकिन मैं आखिरी सवाल की थोड़ी जहमत उठाते हुए पूछ रहा हूँ। आपने अपनी किताब में फिलैंथ्रोपिस्ट के लिए, हिंदी में भामाशाह एक शब्द मुझे उसके नज़दीक याद आ रहा है, उनके लिए आपने बताया है कि अब वो ये ना करें कि स्कूल बना लिया, अस्पताल बना दिया, कि इतने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया है ना, इतने लोगों का इलाज करवा दिया। उस सब के बजाय वो स्ट्रेटेजिकली अपने फंड्स को यूटिलाइज़ करें ताकि गवर्नेंस बेहतर हो सके। तो भारतीय भामाशाहों के लिए, माने ऐसे लोग जिन पर बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि वो भारत की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या करें। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वो स्टेट एक्टर्स तो है नहीं, वो अपनी विल से ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सजेशन क्या उनके साथ जेल इन कर पाएंगे कि वो कहीं स्टेट की उसको की हर व्यक्ति को डर रहता है ना कि यार भले काम के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, बेसिक बात है। तो इसके बीच में समाधान कहाँ है? हाँ, नहीं, ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। और अभी में क्या देखने को मिल रहा है कि जो नए जो न्यू एज वेल्थ जो है, जो नॉलेज सेक्टर्स में जिन्होंने क्रिएट किए हैं, वो सब ये समझ चुके हैं कि उनको मतलब सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस इज़ नॉट इनफ, दैट दे हैव टू थिंक अबाउट नेशनल सक्सेस। एंड नेशनल सक्सेस के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इन जो पब्लिक गुड्स जो हैं, जो सरकार नहीं कर पा रही है। तो एक विषय है एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। तो कई सारे मतलब भामाशाह जैसे आपने कहा, यूनिवर्सिटीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए यूनिवर्सिटीज़ में, नए रिसर्च सेंटर्स में। तो दैट इज़ वन एरिया। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं दूंगा, जब मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी टू इम्प्रूव गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। तो जैसा आपने पूछा, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आईटी और कंप्यूटर्स पे बहुत स्पेंड करती हैं स्कूल्स में, लेकिन अगर हम रिसर्च देखें तो रिसर्च में ये देखने को मिलता है कि सिर्फ कंप्यूटर देने से लर्निंग आउटकम्स नहीं बढ़ते। तो इसमें एक प्रॉब्लम है प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट हार्डवेयर प्रोक्योर कर सकती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो है उनको पता नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा चलेगा। तो इसमें एक इनोवेटिव पार्टनरशिप है, कोई प्राइवेट फाउंडेशन और नीति आयोग ने एक इनोवेटिव पायलट दिया है कि
आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग, ताकि यू कैन, तो गवर्नमेंट मनी विल गो फॉर द लैपटॉप्स, बट गवर्नमेंट कैन नॉट पे जो आउटकम बेस्ड बोनस जो है वो गवर्नमेंट दे नहीं पा रहा है, लेकिन जो फिलैंथ्रोपिस्ट कैपिटल आके वो आउटकम बेस्ड बोनस वो दे रहे हैं, तो पूरी सिस्टम की एफिशिएंसी दैट इज हेल्पिंग टू इम्प्रूव. सो दीज आर एग्जाम्पल्स. बट अगेन मैं सिर्फ यही विनती करूँगा, क्योंकि लाइक आई मीन आपके जो श्रोता जो हैं उनको सब ये डेली महसूस होता होगा, फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि सरकारी सर्विस हमको ठीक से क्यों नहीं मिल रही, और मतलब बहुत इजी हो जाता है कि ब्लेम करना, अच्छा बहुत करप्शन है. लेकिन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, और ये सिस्टम को समझाने के लिए मैंने सरल भाषा में रिसर्च के तौर से ये किताब लिखी है. तो और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये मतलब किताब के साइज़ देख के पहले कोई ट्रांसलेट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी मतलब क्योंकि किताब का डिमांड इतना अच्छा रहा है कि इसका ट्रांसलेशन अभी निकलने वाला है. हिंदी में निकलेगा ये. तो जब हिंदी में निकलेगा तो शायद फिर से आके और डिटेल बात करेंगे एंड विल एलैबोरेट ऑन सम ऑफ दीस इश्यूज. सरल अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में भी जो सरल अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई जार्गन्स नहीं है. इसमें कोई जार्गन नहीं है. तो मतलब बहुत सी एफर्ट इसी पे गई है कि कोई मतलब मोटिवेटेड 12th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये बुक पूरा समझ सकता है, और कॉलेज के आपके कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जो हो आप उठा के इसको पढ़ सकते हैं. जैसे आपने कहा कि आपकी तो इकोनॉमिक्स में कोई बैकग्राउंड थी नहीं, लेकिन ये पूरा किताब बहुत सरल तरीके से आपने पढ़ लिया. तो बस थैंक यू सो मच. मेरे को आई होप दिस वाज माय हिंदी वाज एक्सेप्टेबल, बट आई हैड अ वंडरफुल टाइम. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच, आपने समय दिया. जी, केदार बाबा कह गए हैं कि अंत महज एक मुहावरा नहीं है, लेकिन मेरी घड़ी का वक्त अब गिर पड़ा है, इसलिए इस बातचीत को हमें यहीं पर, इस किताब वाला की इस किस्त को यहीं पर रोकना होगा. इस किताब के भीतर जितनी भी आइडियाज़ थे, 16-18 चैप्टर जितने पर बातचीत हो सकती थी, सब पर तो हम नहीं ही कर सकते थे, लेकिन कुछ एक मसलों पर हमारे और आपके जो सवाल हैं उन पर हमने जूझने की कोशिश की है. सिस्टम को इग्नोर करके अपनी गेटेड कम्युनिटीज़ में रह करके हम उसका समाधान नहीं खोज पाएंगे. बेहतर तरीका यही है कि हम बाहर निकलें, अपने सिस्टम से जूझें, उसको बेहतर बनाने के लिए मशक्क़त करें. आप और हम ही तो हैं जो मुल्क बनाते हैं. सक्सेना साहब की कविता पढ़िएगा, देश महज कागज़ पर बना एक नक्शा नहीं होता. कुलदीप जी का और कार्तिक जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किताब वाला के लिए वक्त दिया. इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ये बातचीत आपको कैसे लगी, क्या सुधार हो सकते हैं, कैसे और हम बेहतर के लेखों को आमंत्रित कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा. कैमरे के पीछे थे मोहन और आलिश, मेरा नाम था दीपक. बाय.